गुड मॉर्निंग। फटाफट से आप लोग बैठ जाइए, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था कैपिटल बजटिंग, और कैपिटल बजटिंग का हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था, जिसके हमने पहले 3 पॉइंट सॉल्व कर लिए थे। पेबैक सॉल्व कर लिया था, एनपीवी सॉल्व कर लिया था, और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को भी सॉल्व कर लिया था। आज हम चौथे पॉइंट को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं, और वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मैंने आपको बताया था बहुत सारे मेथड है, पेबैक पीरियड, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सारे मेथड हैं, जिसमें से हमने पेबैक, एनपीवी और पीआई तो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व भी कर लिए। डी पॉइंट हमें दे रखा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या होता है। एक रेट होती है जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न। मिलेगा कितना परसेंटेज, कम से कम कितना चाहिए इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मिलेगा कितना इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जैसे मान लीजिए मैं किसी को पैसे अगर उधार जरूरत हो तो पैसे उधार देता हूं। मान लीजिए, हाँ, मांगने मत आ जाना, पैसे उधार चाहिए तो उधार देता हूं, और मेरी मिनिमम जो इंटरेस्ट की रेट है वो है मान लीजिए 12%, 12% पर एनम। मेरे पास एक पर्सन, उसने कॉन्टेक्ट किया कि मुझे पैसे उधार चाहिए और मैं आपको ब्याज दूंगा 18%। मेरी मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट क्या है? 12%। मगर वो मुझे कितना ब्याज देने की बात कह रहा है? 18%। ये जो 18% है, इट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%। मान लो पर्सन कहता है कि मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 10%, तो 10% इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, 12% इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है या बराबर है, तब तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं। बट अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न से कम है, तो हम प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते। करेक्ट। बट ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट कैसे करते हैं? जैसे अभी ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% का मतलब मुझे 10% का रिटर्न चाहिए। इट इज माय मिनिमम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब मुझे इस प्रोजेक्ट से मिलेगा कितना, मींस उसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अब मैं आपको बता दूं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जहां पर रेट ऑफ रिटर्न एट विच present value of cash inflow is equal to present value of cash outflow। वो रेट जहां पर इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू के इक्वल हो जाए, उस रेट को इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। अब वो कैसे, वो मतलब आपको क्या करना है, ये जो आपको इनफ्लो दिया हुआ है, ये आपको जो इनफ्लो दे रखा है 10 साल का, आपको इस इनफ्लो को ऐसी रेट के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू की टोटल आए वो 80 लाख आ जाए। 80 लाख क्या है? आउटफ्लो। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस इनफ्लो को ऐसी कौन सी रेट के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि प्रेजेंट वैल्यू की टोटल 80 लाख आ जाए? ये पता कैसे करें? तो इसके लिए आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन। देखो, आपको क्वेश्चन में दो रेट के पी फैक्टर दिए हुए 10 और एक दे रखे 15। 10% के पी फैक्टर से जब हमने इनफ्लो को मल्टीप्लाई किया तो
पीवी की टोटल आ गई 97,92,200। अगर पीवी की टोटल यहां पर 80 लाख आ जाती, जो कि हमारा आउटफ्लो है, तो आपकी ये जो 10% है ना, ये इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो जाती। मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 10% और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी 10%। बट यहाँ की टोटल 80 लाख नहीं है, ज़्यादा है। हमें टोटल कितनी चाहिए? 80 लाख, 80 लाख चाहिए। मतलब हमें इस टोटल को कम करना है। टोटल को कम करने के लिए आपको पीवी फैक्टर की रेट को बढ़ाना पड़ता है। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी टोटल कम हो जाए, तो जब आप ये रेट बढ़ाओगे, जैसे आपने 10% का पी फैक्टर लिया, अगर आप ज़्यादा परसेंटेज के पी फैक्टर के जब पी फैक्टर को देखोगे, तो ये पी फैक्टर की वैल्यू कम आएगी। जब पी फैक्टर की वैल्यू कम आएगी तो प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू भी कम हो जाएगी। और हमें यहाँ चाहिए 80 लाख। 97, 92, 200 की जगह 80 लाख चाहिए। अब 10 से ज़्यादा की रेट लेनी है, क्योंकि जब 10 से ज़्यादा की रेट लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू की टोटल कम होगी, पी फैक्टर कम होगा, पी फैक्टर कम होगा तो पीवी की टोटल भी कम होगी। तो हमें यहाँ 10% से ज़्यादा लेना है। तो 10 से ज़्यादा कितना है, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है। क्वेश्चन में 10 से ज़्यादा एक और पी फैक्टर दिए हुए हैं 15%, तो आप 15% पे ट्राई कर लो। मतलब आपको क्वेश्चन के हिसाब से देखना है, आपको क्वेश्चन में जो दिए हुए हैं वही परसेंटेज के पी फैक्टर काम में लेने हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए। तो हम ऐसा करेंगे, 10 से तो ऑलरेडी किया हुआ है, अब हम इसको 15% के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विच इज IRR। कैश आउटफ्लो को एक बार वापस से लिख लेते हैं। कैश आउटफ्लो रुपीज 80 लाख। अब ईयर वाइज कैश इनफ्लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो फर्स्ट 5 ईयर 14 लाख, 14 लाख। सॉरी, 6 ईयर 14 लाख नहीं है, ये है 16 लाख। सेवंथ ईयर 20 लाख। 8th ईयर 30 लाख। 9th ईयर 20 लाख। और 10th ईयर 8 लाख। ये इन्फ्लो आपको दे रखी है। जब हमने इसको 10% के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया था, तो पीवी ऑफ कैश इनफ्लो की टोटल हमें मिली थी 97,92,200। 97,92,200। हमें टोटल कितनी चाहिए? 80 लाख। तो अब हम यहाँ पर आगे आपको क्वेश्चन में 15% का पी फैक्टर दे रखा है, इसको हम 15% के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें पीवी की टोटल को कम करना है। हमें टोटल चाहिए 80 लाख। जब आप पी फैक्टर की रेट बढ़ाते हो तो पीवी फैक्टर की वैल्यू कम हो जाती है, और जब वैल्यू कम होगी तो प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू भी कम हो जाएगी। तो देखो, जैसे फर्स्ट ईयर में आप देखो, फर्स्ट ईयर में 10% का पी फैक्टर कितना है? 0.909। बट 15% पे पी फैक्टर केवल 0.870 ही है। तो पी फैक्टर की वैल्यू कम हो रही है, वैल्यू कम होगी तो प्रेजेंट वैल्यू की वैल्यू भी कम होगी। तो 0.870, 0.870, 0.756, 0.658, 0.572 और 0.497। 5 साल का तो मैंने लिख दिया क्योंकि याद भी है। फिर 0.432, 0.432, 0.376, 376, 0.327, 0.284, 0.284, 0.247। अब यहां देखते हैं पीवी की टोटल कितनी आती है। अगर यहां पर पीवी की टोटल बराबर 80 लाख आ गई, तो पता है क्या, ये 15% IRR हो गया। मतलब IRR वो रेट होती है जहां पर पीवी ऑफ इनफ्लो की टोटल आउटफ्लो के इक्वल हो जाती है।
14 lakh multiply by 0.87, 12 lakh 18,000. 14 lakh multiply by 0.756, 1058,400. 14 lakh multiply by 0.658, 9 lakh 21,200. 14 lakh multiply by 0.572, 800,800. और 14 lakh multiply by 0.497, 695,800. 16 lakh multiply by 0.432, 691,200. 20 lakh multiply by 0.376, 7,52,000. 30 lakh multiply by 0.327, 9,81,000. 20 lakh multiply by 0.284, 5,68,000. and 8 lakh multiply by 0.247, 1,97,600. और इन सब की टोटल 78,84,000। ये टोटल 80 लाख से भी कम हो गई, मतलब रेट 15 से कम है। 10% पे हमने किया तो 80 लाख से ज्यादा आ रहा था, 15% पे किया तो 80 लाख से कम आ रहा है ना। तो रेट 10 और 15 के बीच में, अब 10 और 15 के बीच में 11, 12, 13, 14, मगर क्या 11, 12, 13, 14 इन सब के पी फैक्टर क्वेश्चन में दिए हुए? नहीं दिए हुए। तो अब हम एक काम करते हैं, 10 पे किया ज्यादा आ रहा है, 15 पे किया वैल्यू कम आ रही है, तो इसका मतलब रेट 10 और 15 के बीच में। तो ऐसा करेंगे, IRR इक्वल टू 10 से ज्यादा है और 15 से कम है, तो IRR इक्वल टू 10 और 15 के बीच में कितना परसेंटेज का गैप होता है? 5% का। तो यहां करते हैं 10% प्लस 10 और 15 के बीच में 5% का गैप है। 10 की पीवी और 15 की पीवी में कितना गैप है? 10 की पीवी 97, 92, 200 माइनस 78, 84,000, दोनों की पीवी का गैप है 19,08,200 मल्टीप्लाई बाय। अब आपने किसको बेस लिया? बेस लेने का मतलब है यहाँ कौन सी रेट ली? 10, जो छोटी रेट थी वो आपने यहाँ ली, तो 10 को बेस लिया। 10 पे आपकी पीवी की टोटल आ कितने रही है? 97,92,200, और आपको चाहिए कितना था? 80 लाख। तो यहां से आपको जो चाहिए था उसका गैप कितना है? उसका गैप है 17,92,200। मतलब कैसे करोगे? 10 और 15 के बीच में 5 का गैप है, और 10 की पीवी और 15 की पीवी के बीच में 19,08,200 का गैप है। अब आपने जो छोटी रेट जिसको बेस लिया आपने, ये जो आपने बेस लिया यहाँ पर 10%, वहां पर जो पीवी आ रही है और आपको जो पीवी चाहिए उसका गैप कितना है वो यहाँ लिख दो। तो 10% प्लस 5 डिवाइडेड बाय 19,08,200 मल्टीप्लाई बाय 17,92,200, 4.696%। मतलब जब आप कैलकुलेट करोगे तो 5 में इसका डिवाइड करके इसका मल्टीप्लाई करना, 5% में डिवाइड मत करना, 5 डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये आएगा 4.696, आगे परसेंट लिख दो, तो आपकी रेट आ गई 14.696%। मतलब आपको इस प्रोजेक्ट से 14.696% का रिटर्न मिलेगा, और आपकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या है? 10%। तो एज पर IRR आपको इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? IRR निकालने के लिए आपको उसको अलग अलग परसेंटेज के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और कौन से परसेंटेज लेने हैं जो क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, तो अलग अलग परसेंटेज के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जहां पर पीवी की टोटल आउटफ्लो के बराबर आ जाती है, मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैश इनफ्लो मल्टीप्लाई बाय पीवी फैक्टर ऑफ IRR, पी फैक्टर ऑफ IRR इक्वल टू कैश आउटफ्लो। अगर आप IRR के पी फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे कैश इनफ्लो से, तो आपको कैश आउटफ्लो मिल जाएगा। तो 14.696 हमने क्या किया?
जो कैश इनफ्लो थी उसको अलग अलग परसेंटेज की पीवी फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जहां पर जिस पीवी फैक्टर की पर पीवी की टोटल आउटफ्लो के बराबर हो जाती है वो रेट आईआरआर होती है। अगर आपको नहीं मिल रही है, जैसे मान लो यहाँ 10 और 15 का पी फैक्टर दिया हुआ था, आपने 10 पे किया 80 लाख नहीं आया, 15 पे किया वो भी 80 लाख नहीं आया, मगर 10 पे, अच्छा ये वाला जो आप लगा रहे हो ना आईआरआर का ये फॉर्मूला जो लगा रहे हो, इसके लिए जरूरी क्या है पता है, आपको 80 लाख चाहिए, ये 10 पे आपने जो पीवी निकाली वो 10 लाख से ज्यादा आ रही है, और 15 पे जो पीवी निकाली वो 10 लाख से कम आ रही है, मतलब आपको जो चाहिए वो इनके बीच में होना चाहिए। अगर मान लो 15 पे कैलकुलेट करते हो और 15 पे सपोज आ जाता है ये 82,25,560 मान लो, तो यहाँ 10 पे भी पीवी की टोटल 80 लाख से ज़्यादा है, और 82,25,560 पे भी टोटल 80 लाख से ज़्यादा है, तो फिर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब 1% पर पीवी की वैल्यू ज़्यादा हो जो आपको चाहिए, और 1 पर आपको जो चाहिए उससे कम वैल्यू हो, तो ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। और कौन सी रेटें लेनी है वो आपको क्वेश्चन में जो रेट दे रखी है उसी को आपको यूज करना है, ठीक है। तो 4 मेथड हो गए, आउटफ्लो दे रखा था, इनफ्लो दे रखा था, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी थी, पेबैक निकाला, एनपीवी निकाला, पीआई निकाला और आईआरआर भी निकाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं सेकंड, और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्रैकर में क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है, और मई 2006 के एग्जाम पेपर में आ भी रखा है। A company is considering a proposal of installing a drying equipment. The equipment would involve a cash outlay of rupees 6 lakh. मतलब इक्विपमेंट की कॉस्ट है 6 लाख, और वर्किंग कैपिटल इन्वेस्ट करनी होगी 80,000। द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 5 ईयर विदाउट एनी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू किसकी होती है बताए? फिक्स्ड एसेट्स की। फिक्स्ड एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू 0 है, बट ये जो वर्किंग कैपिटल आपने इन्वेस्ट की है 80,000, अगर इसकी रियलाइजेबल वैल्यू, वर्किंग कैपिटल की क्या होती है? रियलाइजेबल वैल्यू। तो वर्किंग कैपिटल की रियलाइजेबल वैल्यू अगर आपको कुछ नहीं दे रखी है, तो हम ऐसा मानते हैं कि वर्किंग कैपिटल की जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो 100% है। मतलब आपने जितना पैसा वर्किंग कैपिटल का इन्वेस्ट किया था, जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वर्किंग कैपिटल 100% आपको रिकवर हो जाएगी। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू जो दे रखी है वो, अगर नहीं दे रखी है स्क्रैप वैल्यू तो हम उसको 0 मान लेते हैं। Assume that company is allowed to charge depreciation on straight line basis for income tax purpose. Cash flow before tax, ये जो वर्ड लिखा हुआ है कैश फ्लो बिफोर टैक्स, आप इसका मतलब लिख लो। एक होता है कैश फ्लो बिफोर टैक्स, एक होता है कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स, इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स होता है। प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। अब देखो एक चीज और समझना, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि कैश इनफ्लो का मतलब होता है कैश प्रॉफिट। कैश प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रीसिएशन, है ना। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझना आप लोग को। आप चाहो तो लिख लो कैश प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। कैश प्रॉफिट सबसे पहले होती है सेल्स। सेल्स सेल्स में से सारे खर्चे आप माइनस करते हो डेप्रीसिएशन और टैक्स को छोड़कर, अदर देन डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। तो जब आप सेल्स में से सारे एक्सपेंडिचर माइनस करते हो तो आपको रिजल्ट में मिलता है पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। फिर आप इसमें से माइनस करते हो डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जब आप माइनस करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर आप उसमें से माइनस करोगे टैक्स, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में आप ऐड करोगे वापस से डेप्रीसिएशन को, तब आपको मिलेगा कैश प्रॉफिट, मतलब कैश इनफ्लो, कैश प्रॉफिट। ये इस तरह से कैलकुलेशन होती है। अब आपको क्वेश्चन कैसे दिया हुआ हो सकता है? हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली कैश प्रॉफिट दिया हो, मतलब कैश इनफ्लो ही दिया हो, बात ही खत्म हो गई। या हो सकता है आपको नेट प्रॉफिट दिया हो, तो नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन वापस जोड़ लो, कैश इनफ्लो आ गई। हो सकता है आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हो, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करो तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा, उसमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड करो, कैश इनफ्लो। हो सकता है आपको पीबीडीटी दिया हो,
मतलब आपको अल्टीमेटली यहां तक पहुंचना है, कहां तक, कैश प्रॉफिट तक पहुंचना है। अब आपको इन क्वेश्चन में हो सकता है पीबीडीटी से दिया हुआ हो, तो पीबीडीटी से में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो पीबीटी आएगा, टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आएगा, उसमें वापस से डेप्रिसिएशन ऐड जोड़ोगे तो कैश प्रॉफिट आएगा। हो सकता है आपको क्वेश्चन में सेल्स से डिटेल दे रखी हो, अगर सेल्स से डिटेल दे रखी तो सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करो अदर देन डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो पीबीडीटी आएगा। पीबीटी में से डेप्रिसिएशन माइनस करोगे तो पीबीटी, माइनस टैक्स करोगे तो नेट प्रॉफिट, और डेप्रिसिएशन वापस जोड़ोगे तो कैश इनफ्लो। मतलब हमें अल्टीमेटली कैश इनफ्लो चाहिए, कैश इनफ्लो चाहिए। ये जो ईयर वाइज आप लिखते हो ये कैश इनफ्लो होती है, हमें कैश इनफ्लो चाहिए। और कैश इनफ्लो लाने के लिए आपको क्वेश्चन में या तो सीधा ही, जैसे हमने पहला अभी क्वेश्चन किया इसमें सीधा ही कैश इनफ्लो दिया हुआ है, इजी हो गया क्वेश्चन। अगर आपको कैश इनफ्लो, अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है इसमें कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया हुआ है, कैश फ्लो बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो इसको कहते हैं पीबीटी को, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बट ये है कैश प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब होता है पीबीडीटी, कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब पीबीडीटी होता है, लिख लो, कैश फ्लो बिफोर टैक्स पीबीडीटी को कहते हैं, पीबीडीटी। और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स ये कैश इनफ्लो को कहते हैं, कैश इनफ्लो। मतलब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स का मतलब कैश इनफ्लो ही होता है, सीधा कैश प्रॉफिट दिया हुआ है। बट कैश फ्लो बिफोर टैक्स का मतलब पीबीडीटी, पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स होता है। तो ये कुछ वर्ड आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो ये कैश प्रॉफिट कैसा आता है, बिल्कुल आप इसको नोट कर सकते हो, ये नोट कर सकते हो। सेल्स में से सारे एक्सपेंसेस माइनस करो अदर देन डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा पीबीडीटी, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो तो आपको पीबीटी मिल जाएगा, पीबीटी में से टैक्स माइनस करो तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, और उसमें डेप्रिसिएशन वापस ऐड करके आप कैलकुलेट कर सकते हो कैश इनफ्लो। ठीक है, ओके, तो आगे बढ़े। चलिए, तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन में आपको कैश फ्लो सीधा सीधा दिया हुआ नहीं है, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आपको कैश फ्लो बिफोर टैक्स दिया हुआ है, मतलब आपको पीबीडीटी दे रखा है, पीबीडीटी, कैश फ्लो बिफोर टैक्स हर साल का दिया हुआ है, टैक्स की रेट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी है, आपको डिस्काउंटेड पे बैक निकालना है, आपको पे बैक निकालना है, आपको एनपीवी निकालना है, आपको आईआरआर कैलकुलेट करना है, आईआरआर कैलकुलेट करना है, और आपको यहाँ पर पी फैक्टर 12, 14, 15 का दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट दे रखी है 12, मगर 12 के साथ में आपको 14 भी दिया हुआ है, 15 भी दिया हुआ है, क्योंकि आपको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले तो लिखते हैं कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो में इक्विपमेंट, कितने का इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट है 6 लाख रुपीस का, 6 लाख, इसमें ऐड करेंगे वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू 80,000, तो आपका कैश आउटफ्लो हो गया 6,80,000। मैंने आपको बताया था कैश आउटफ्लो का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स और प्लस इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करते हैं कैश इनफ्लो, बट क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम ईयर, फिर आप लिखोगे पीबीडीटी प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा कैश इनफ्लो, इसमें पी फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा। ईयर 1
2 3 4 5, 5 साल का ये प्रोजेक्ट है। पीबीडीटी, पीबीडीटी फर्स्ट ईयर 2,40,000, सेकेंड ईयर 2,75,000, थर्ड ईयर 2,10,000, फोर्थ ईयर 1,80,000 और फिफ्थ ईयर 1,60,000। ये आपको दे रखा है पीबीडीटी। अब डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन क्या वर्किंग कैपिटल पे लगता है? नहीं, डेप्रीसिएशन किस पे लगता है? इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट कितने का है? 6 लाख का। कैसे कैलकुलेट करते हो डेप्रीसिएशन? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। यहाँ पर एसेट की कॉस्ट कितनी है? 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए, इसकी स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू है ही नहीं, जीरो, और लाइफ कितनी है? 5 साल। तो 6 लाख माइनस जीरो डिवाइडेड बाय 5, एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज 1,20,000। डेप्रीसिएशन एवरी ईयर 1,20,000, 1,20,000 का डेप्रीसिएशन एवरी ईयर। पीबीडीटी में से डेप्रीसिएशन माइनस करोगे तो पीबीटी आएगा फर्स्ट ईयर 120, सेकेंड ईयर 155, थर्ड ईयर 90,000, फोर्थ ईयर 60,000 और फिफ्थ ईयर 40,000। इस पे चार्ज करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट हमें क्वेश्चन में दे रखी है 35%। तो 1,20,000 का 35% 42,000 टैक्स, 1,55,000 का 35% 54,250, 90,000 का 35% इट इज 31,500, 60,000 का 30% 21,000 और 40,000 का 14,000। नेट प्रॉफिट 78,000, 1,00,750, 58,500, 39,000 और बोलिए 26,000। वेरी गुड, ठीक है। नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट में हमें क्या करना पड़ेगा? डेप्रीसिएशन को वापस ऐड करना पड़ेगा, तो आएगा कैश प्रॉफिट, मतलब वो प्रॉफिट जो कैश में मिला है। 78,000 में 120 ऐड किए तो 1,98,000, 22750, 178,500, फिर 1,59,000 और 1,46,000। अच्छा, यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू आएगी। टर्मिनल वैल्यू जो सबसे लास्ट ईयर में आपको फिक्स्ड एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू और वर्किंग कैपिटल के रियलाइजेबल वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू तो दे रखा है जीरो, मतलब इसके तो कुछ मिलेंगे ही नहीं, मगर वर्किंग कैपिटल की रियलाइजेबल वैल्यू 100% होती है, क्योंकि उस पर कोई डेप्रिसिएशन तो लगता नहीं है। तो कुछ नहीं दे रखा हो तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वर्किंग कैपिटल की रियलाइजेबल वैल्यू 100% और फिक्स्ड एसेट्स की स्क्रैप वैल्यू जीरो, अगर कुछ नहीं दे रखा हो तो 80,000 आपका यहाँ पर मिलेगा फिफ्थ ईयर में। तो सब जगह डैश करके इनफ्लो में लिखोगे 80,000। हाँ, मगर ये है दोनों फिफ्थ ईयर ही, एक फिफ्थ ईयर का कैश प्रॉफिट है और एक फिफ्थ ईयर की टर्मिनल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू सबसे लास्ट ईयर में मिलेगी। कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल की रेट है 12%, तो आपको 12% का पी फैक्टर लेना है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8929, 0.8929, 0.7972, 0.7972, 0.7118, 0.7118, 0.6355, 6355 और 0.5674, 0.5674, 0.5674। दोनों फिफ्थ ईयर ही है ना, ये जो लास्ट के हैं, एक लास्ट ईयर का कैश प्रॉफिट, एक लास्ट ईयर की टर्मिनल वैल्यू। 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8929, 176,794, 22750 मल्टीप्लाई बाय 0.7972, 175,982, 178,500 मल्टीप्लाई बाय 0.7118, 1,27,056, 3,90,000 मल्टी सॉरी 1,59,000 मल्टीप्लाई बाय 1,59,000 मल्टीप्लाई बाय 0.6355, 1,01,045,
1,46,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5674, 82,840, 82,840 और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5674, 45392। अच्छा ये दोनों में लास्ट ईयर के ही है। 176,794 प्लस 127,056 प्लस 175 056 प्लस 101045 प्लस 82840 प्लस 45392, टोटल 7,09,109। अब हमें कैलकुलेट करना है इसमें सबसे पहले तो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड सेम वैसे ही कैलकुलेट करते हैं जैसे पेबैक कैलकुलेट करते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक केवल पेबैक में क्या करते हैं, हम इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करते हैं और ये देखते हैं कि कितने टाइम पीरियड में वो आउटफ्लो के बराबर हो गया। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में हम प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेटिव करते हैं। तो देखो फर्स्ट ईयर की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 176,794 प्लस सेकेंड ईयर 175,982 प्लस थर्ड ईयर 127,056 प्लस फोर्थ ईयर 101045 प्लस 4 साल में कितने आ गए, 4 साल में आ गए 5,80,877 और अपना आउटफ्लो कितना है, हमारा आउटफ्लो है 6,80,000। अच्छा पांचवें साल ये 82,840 नहीं है, ये पांचवें साल ये दोनों मिलाकर है। तो अगर ये फिफ्थ ईयर का मिला दूं तो आउटफ्लो से ज्यादा हो जाता है, तो चौथे साल पे आपको रुक जाना है। फोर्थ ईयर प्लस कितना बाकी रह गया, प्लस 99,123 बाकी रह गया। और फिफ्थ ईयर की प्रेजेंट वैल्यू 82,840 प्लस 45392, 1,28,232। तो 99,123 डिवाइडेड बाय 128,232, it is 4.77 ईयर, इट इज डिस्काउंटेड पेबैक। डिस्काउंटेड पेबैक के बाद में पूछा है पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड, पेबैक पीरियड, इसमें हमें इनफ्लो को क्यूमुलेटिव करना है। फर्स्ट ईयर की इनफ्लो 1,98,000 प्लस सेकेंड ईयर 22750 प्लस थर्ड ईयर 178,500। चौथे को जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 ईयर प्लस 3 साल में कम कितने पड़ गए, 82,750, 82,750 डिवाइडेड बाय फोर्थ ईयर की इनफ्लो है आपकी 1,59,000, 1,59,000। तो 82,750 डिवाइडेड बाय 1,59,000 प्लस 3, तो 3.52 ईयर, इट इज पे बैक पीरियड, करेक्ट। फिर लेते हैं तीसरा नंबर पे, हमें कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 709109, 709109 माइनस 6,80,000 इक्वल्स टू 29,109। अच्छा ये डिसीजन नहीं देना है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, वैसे एनपीवी प्लस है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सबसे लास्ट में है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आईआरआर। कैश आउटफ्लो, जब आप इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो कैश आउटफ्लो वापस से लिखोगे 6,80,000 और ईयर वाइज 1 2 3 4 5 और 5, दूसरा वाला जो 5 है वो टर्मिनल कैश इनफ्लो के लिए। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर की कैश इनफ्लो है 1,98,000, सेकेंड ईयर की है 22750, थर्ड ईयर की 178,500, फोर्थ ईयर 1,59,000, फिर 146 और 80,000।
देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में हमने क्या अभी पढ़ा था कि जिस रेट पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की टोटल आउटफ्लो के बराबर हो जाए वो रेट IRR होती है। 10% हमने इस पे किस पे किया था, 12 पे। 12% पे जब हमने इनफ्लो को मल्टीप्लाई किया तो प्रेजेंट वैल्यू की टोटल आउटफ्लो से ज्यादा आ रही है, मतलब हमें प्रेजेंट वैल्यू की को कम करना है। टोटल कम करने के लिए पी फैक्टर की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तो 12 है ना। 12 से आगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 14, तो 14 लेते हैं। दो दे रखे 14 और 15, क्या बता 14 से काम हमारा हो जाए। यहाँ पर एक बार लिख लेता हूँ, 12% पे पी फैक्टर और पीवी। 12% पे पी फैक्टर, पीवी की टोटल कितनी आई थी, 709109 आई थी, ठीक है। अब 14 पे देखते हैं, 14% का पी फैक्टर लिखते हैं 0.8772 पॉइंट पीवी फैक्टर और पीवी 0.8772 0.7695 0.7695 0.6750 0.6750 0.5921 5921 और 0.5194 0.5194 और अगेन 0.5194 प्रेजेंट वैल्यू 1,98,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8772 173 686 22750 मल्टीप्लाई बाय 0.7695 169,867 178,500 मल्टीप्लाई बाय 0.6750 1,20,488 1,59,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5921 94144 1,46,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5194 75832 और 80,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5194 41552 और इन सब की टोटल होती है 6,75,568 अप्रोक्सीमेटली। तो इसका मतलब देखो हमें टोटल आउटफ्लो कितना है 680, ये 680 से ज़्यादा है, मतलब यहाँ प्रेजेंट वैल्यू 680 से ज़्यादा और यहाँ 680 से कम है। इसका मतलब रेट 12 और 14 के बीच में। तो 15 की जो रेट यहाँ दे रखी है वो कुछ काम की नहीं, 12 और 14 के बीच में रेट है। तो आप क्या करोगे, IRR इक्वल्स टू 12% जो छोटी रेट है उसको यहाँ ले लो, प्लस 12 और 14 के बीच में 2% का गैप है। 12 की पीवी और 14 की पीवी 709,109 माइनस 675,569, दोनों के बीच में 33,540 का गैप है। अब आपने 12 को बेस लिया, 12 की पीवी आ रही है 709,109 और आपको चाहिए कितना, आपको चाहिए 680, तो वहां से 680 का गैप आ रहा है 29,109, तो 12%, तो ठीक है 12% प्लस 2% नहीं 2 डिवाइडेड बाय 33,540 मल्टीप्लाई बाय 29,109 1.736%, तो रेट हो गई 13.736%। इट इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। और ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके एग्जाम पेपर में आ चुका है नवंबर 2023 अटेम्प्ट में, और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है। ABC Limited is considering to purchase a machine which is priced at ₹5 lakh, 5 लाख रुपए की मशीन है। The estimated life of the machine is 5 year, 5 साल लाइफ है, और इसकी स्क्रैप वैल्यू 45,000 एट द एंड ऑफ द लाइफ, ये हो गई उसकी टर्मिनल वैल्यू। इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट रेवेन्यू ऑफ ₹1,50,000 पर एनम फॉर 5 ईयर। रेवेन्यू का मतलब सेल्स, एवरी ईयर सेल्स 1,50,000। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द मशीन इज 28,125, ये सारे खर्चे वो जो होता है ना अदर देन डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। टैक्स की रेट 30% है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब आपकी मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपको बताना है कि मशीन खरीदे या नहीं खरीदे, पेबैक से it would profit to purchase the machine by using payback, NPV और profitability index। पेबैक पीरियड निकाल सकते हो, बाकी आप कैसे पता करोगे कि
क्योंकि यहाँ कोई स्टैंडर्ड तो दे नहीं रखा है। चलिए सबसे पहले तो लिखते हैं कैश आउटफ्लो। कैश आउटफ्लो उसमें केवल फिक्स्ड एसेट्स है जिसमें मशीन है, 5 लाख रुपीज़ की मशीन है और कुछ वर्किंग कैपिटल वगैरह कुछ नहीं है। फिर कैश इनफ्लो एंड पीवी, कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर। अच्छा यहाँ पर देखो एवरी ईयर सेल्स बराबर है और एवरी ईयर आपके एक्सपेंसेस भी बराबर है। तो अगर हर चीज हर साल बराबर है तो हम जैसे करते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, हर जैसे ये 5 साल का है तो हम जनरली लिखना मत अभी आप, हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 और फिर 5 ऐसे लिखते हैं। बट अगर आपको लगता है कि हर साल सेल्स बराबर है तो ये इतनी बड़ी, हर साल एक्सपेंडिचर भी बराबर है तो इतनी बड़ी टेबल बनाने की आपको जरूरत नहीं। यहाँ पर ऐसे कर सकते हो 1 से 5, एवरी ईयर सेल्स कितनी है, एक साल की सेल्स कितनी है 1,50,000, जोड़ के नहीं ली, एक साल की सेल्स। अच्छा सारे एक्सपेंसेस डेप्रिसिएशन और टैक्स को छोड़कर एक साल के कितने हैं 28,125। तो सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। 150 में से अगर आप माइनस करोगे 28,125 तो 1,21,875 आपको पीबीडीटी मिलेगा। ठीक है, फिर आप डेप्रिसिएशन माइनस करो, मशीन कितने की है 5 लाख, स्क्रैप वैल्यू कितनी है, स्क्रैप वैल्यू है 45,000, माइनस लाइफ कितनी है, माइनस लाइफ है इसकी 5 साल, तो 91,000 का डेप्रिसिएशन आएगा, 91,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आएगा। तो 121,875 माइनस 91,000 30,875, इट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,875। इस पे आप चार्ज करोगे टैक्स, टैक्स की रेट कितनी है, टैक्स की रेट यहाँ दे रखी है 20%, तो इसका 20% टैक्स हो जाएगा 6175। तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको मिलेगा 24,700। नेट प्रॉफिट में आप डेप्रिसिएशन वापस जोड़ोगे तो कैश इनफ्लो मिलेगी, उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पीवी ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगी, राइट। 24,700 नेट प्रॉफिट हर साल, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर 91,000 है तो ऐड करोगे तो आपको हर साल की कैश इनफ्लो मिल जाएगी 1,15,700, हर साल की कैश इनफ्लो 1,15,700। ठीक है, मतलब ये जो कैश इनफ्लो है 1,15,700 ये हर साल मिलेगी। अब आप इसको समझना है ना, देखो जैसे हम टेबल बनाते हैं ईयर 1 2 3 4 5, मान लेते हैं आपकी कैश इनफ्लो एवरी ईयर 10,000 है, 10,000 10,000 10,000, एवरी ईयर आपकी कैश इनफ्लो 10,000 है, ठीक है। और आपका पीवी फैक्टर है जिसकी रेट है 10%, तो आप क्या करते हो 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 ऐसे करोगे। फिर इसको करोगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, फिर आप यहाँ लिखोगे 90908260751068306210 और फिर इसकी टोटल लगाओगे 37900। अगर आपको केवल इस टोटल से ही मतलब है, ये अलग अलग प्रेजेंट वैल्यू हर साल की अलग अलग आपको कुछ चाहिए नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपको ये इतनी बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर आपको ये सब इंडिविजुअल चाहिए, जैसे डिस्काउंटेड पे बैक निकाल रहे हो तो डिस्काउंटेड पे बैक में हम क्या करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को क्या करते हैं क्यूमुलेटिव करते हैं और देखते हैं कि डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कितना है। तो फिर आपको भले ही ये कैश इनफ्लो इक्वल है, एवरी ईयर इक्वल है, फिर भी आपको टेबल बनानी पड़ेगी। बट अगर आपको डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नहीं पूछा है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड नहीं पूछा है क्वेश्चन में, तो आप इस टेबल को ऐसे बना सकते हो 1 से 5, ये जो है ना 1 to 5, आपको यहाँ पर एक साल की इनफ्लो लिखनी है, क्या करना है एक साल की इनफ्लो लिखनी है। और ये जो पीवी फैक्टर है ना 5 साल के, इसकी टोटल कर लो। अगर आप इस टोटल करोगे 0.909 0.826 0.751 0.683 0.621 तो इसकी टोटल आएगी 3.79, तो ये आपको मिल गया 37,900। अगर आपको ये इंडिविजुअल नहीं चाहिए, और ये इंडिविजुअल कब चाहिए जब आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कैलकुलेट करना हो, अगर आपको ये इंडिविजुअल मतलब डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड नहीं पूछा है क्वेश्चन में
और इनफ्लो आपकी सेम आ रही है एवरी ईयर, तो फिर आप इस टेबल को इतना छोटा भी बना सकते हैं। क्यों इतनी बड़ी टेबल बनाए? तो इस क्वेश्चन में हमें इनफ्लो तो नहीं पूछ, डिस्काउंटेड पेबैक तो नहीं पूछा है, और इनफ्लो सेम आएगी। क्यों आएगी सेल? क्योंकि हर चीज सेम है। जब सेल्स हर साल सेम है, एक्सपेंसेस हर साल सेम है, डेप्रिसिएशन हर साल सेम है, टैक्स की रेट हर साल सेम है, तो फिर इनफ्लो भी हर साल सेम ही आएगी। तो इनफ्लो हमारी सेम आ रही है 1,15,700। अब आप क्या करो, पी फैक्टर की टोटल लगा दो। पी फैक्टर की रेट क्या 10%, और प्रोजेक्ट कितने साल का है? 5 साल का। 5 साल के पी फैक्टर की टोटल आप करोगे तो होती है 3.791। कितनी होती है? 3.791 होती है 5 साल के पी फैक्टर की टोटल। तो 115700 इंटू 3.791, इट इज 4,38,619। अच्छा, यहां पर एक चीज और लिखनी है, वो 5th ईयर अपन वापस लिखते हैं ना टर्मिनल के लिए, वो लिखना पड़ेगा आपको। क्योंकि ये जो 1 से 5 है, इसमें 5वें साल का कैश प्रॉफिट तो आ गया, बट टर्मिनल वैल्यू नहीं आई। टर्मिनल वैल्यू का आपको अलग से लिखना पड़ेगा, और टर्मिनल वैल्यू यहाँ पर स्क्रैप वैल्यू है विच इज 45,000, 45,000। और लास्ट, अच्छा, टर्मिनल वैल्यू केवल एक बार मिलती है, और वो कब मिलती है? सबसे लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर का पी फैक्टर होता है 0.621, 0.621 5th ईयर का। तो 45,000 इंटू 0.621, इट इज 27,945। 4,38,619 प्लस 27,945, इसकी पीवी की टोटल होगी 4,66,564। अब हमें सबसे पहले तो पता करना है पे बैक, पे बैक पीरियड। पे बैक में हम क्या करते हैं, ये जो इनफ्लो आती है उसको क्यूमुलेटिव करते हैं। मगर हमने इनफ्लो तो अलग अलग साल की लिखी नहीं, बट हर साल की इनफ्लो है कितनी? हर साल की इनफ्लो है 1,15,700। एवरी ईयर इनफ्लो इज 1,15,700। तो हम वैसे क्यूमुलेटिव कर सकते हैं। 115, आपका आउटफ्लो कितना है? आपका आउटफ्लो है 5 लाख। तो 1,15,700 पहले साल, 1,15,700 सेकेंड ईयर, 1,15,700 थर्ड ईयर, 1,15,700 फोर्थ ईयर, और 5th ईयर की जोड़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4 ईयर। 4 ईयर में इनफ्लो की क्यूमुलेटिव वैल्यू है 462,800, और हमें चाहिए 5 लाख। तो कितना कम पड़ गया? 37,200 डिवाइडेड बाय 5th ईयर की इनफ्लो 1,15,700। अच्छा, 5th ईयर में 1,15,700 ये भी मिलेगा, और ये 45,000 रुपये भी तो मिलेंगे। तो 1,15,700 प्लस 45,000, 1,60,700। तो यहाँ लिखेंगे 1,60,700। तो 37,200 डिवाइडेड बाय 1,60,700, इट इज 4.231 ईयर। 4.231 ईयर इट इज पे बैक पीरियड। सेकंड आपसे क्या रखा है यहाँ पर, कैलकुलेट कीजिए नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 466,564 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज 5 लाख। तो आपका एनपीवी यहाँ पर आएगा नेगेटिव। एनपीवी नेगेटिव है, मतलब प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। तो ये कितना आ जाएगा? 5 लाख माइनस 466,564। एनपीवी नेगेटिव आ रहा है 33,436। फिर तीसरा पॉइंट, हमें तीसरा यहाँ पर कैलकुलेट करना है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। पीवी ऑफ कैश इनफ्लो कितना है? पीवी ऑफ कैश इनफ्लो है 466,564 डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो 5 लाख। पीआई 1 से कम आ रहा है, एज पर पीआई प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। 0.933। ठीक है, ओके। चलिए
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन आपके जनवरी 21 अटेम्प्ट में आ चुका है और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 4 है। ए कंपनी वांट्स टू बाय, पीछे वाला बताना वापस से, चलिए मतलब अच्छा लिखना बाकी है क्या, चलिए लिखिए, अच्छा यही बताना है, ये लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से। नेक्स्ट करें, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A company wants to buy a machine and two different model, namely A and B are available. Following further particulars are available. मशीन A, मशीन B, दो मशीन है। ओरिजिनल कॉस्ट 8 लाख 6 लाख, ये हो जाएगा आउटफ्लो। दोनों की लाइफ 4 साल है। स्क्रैप वैल्यू मतलब टर्मिनल वैल्यू दोनों की 0 है। द कंपनी प्रोवाइड डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल इज 30%। पीवी 12% का डिस्काउंटिंग फैक्टर है। नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन टैक्स मतलब पीबीडीटी। पीबीडीटी आपको दोनों मशीन का दे रखा है और ये दोनों मशीन का हर साल का जो पीबीडीटी है वो देखो अलग अलग है, 230, 240, 220, 560। तो आपको वो जो कैश इनफ्लो और पीवी की जो टेबल बनाओगे वो हर साल के अलग अलग ही बनानी पड़ेगी। पी फैक्टर भी दिया हुआ है, आपको एनपीवी कैलकुलेट करना है, आपको डिस्काउंटेड पेबैक कैलकुलेट करना है और आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। सजेस्ट परचेज ऑफ विच मशीन अंडर डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड एनपीवी मेथड और पीआई मेथड से बताना है कि कौन सी मशीन आपको खरीदनी चाहिए। देखो एनपीवी मेथड से तो वो मशीन परचेज करते हैं जिसका एनपीवी ज़्यादा है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड में उस मशीन को परचेज किया जाता है जिसका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कम है। और पीआई में उस मशीन को खरीदा जाता है जिसका पीआई ज़्यादा है। ठीक है, तो एनपीवी, पीआई और डिस्काउंटेड पेबैक, मशीन ए और मशीन बी। ठीक है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मशीन ए के लिए टेबल बना लेते हैं। मशीन ए कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो रुपीज 8 लाख, ये मशीन 8 लाख रुपए की है। फिर कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू, ईयर आपको पीबीडीटी दिया हुआ है, डेप्रीसिएशन, पीबीटी, टैक्स, नेट प्रॉफिट, कैश इनफ्लो, पी फैक्टर और पीवी ऑफ कैश इनफ्लो। ईयर 1 2 3 4, अच्छा टर्मिनल वैल्यू है ही नहीं, 0 है। पीवीडीटी 230, 240, 230, 240, 220 और 5,60,000। मशीन कितने की, 8 लाख की। स्क्रैप वैल्यू 0 और लाइफ है इसकी 4 साल। तो एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज 2 लाख, 2 लाख हर साल का डेप्रीसिएशन हो गया। इससे आएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 30,000, 40,000, 20,000 और 3,60,000। टैक्स की रेट आपको यहाँ क्वेश्चन में दे रखी है 30%। तो 30,000 का 30% 9,000, 40,000 का 30% 12,000, 20,000 का 30% 6,000 और 3,60,000 का 30% 1,08,000, 1,08,000, 1,08,000। तो 21,000 नेट प्रॉफिट, 28,000 नेट प्रॉफिट, 14,000 नेट प्रॉफिट,
और 2,52,000 का नेट प्रॉफिट। इसमें डेप्रिसिएशन वापस जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कैश इनफ्लो। तो नेट प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन 2,21,000, 2,28,000, 2,14,000 और 4,52,000। पी फैक्टर 0.893, 0.893, 0.797, 0.712 और 0.636। 2,21,000 मल्टीप्लाई बाय 0.893, 197,353। ठीक है, आगे कीजिए आप लोग। क्या चीज, हाँ मैं ही करूँ, चलिए। 2,28,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797, 181,716। 2,14,000 मल्टीप्लाई बाय 0.712, 152,368 और 4,52,000 मल्टीप्लाई बाय 0.636, 2,87,472। वन 197,353 प्लस 181,716 प्लस 152,368 प्लस 287,472। इट इज 8,18,909। मशीन बी का भी कर ही लेते हैं। मशीन बी कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो। मशीन बी का कैश आउटफ्लो यहां दे रखा है 6 लाख, 6 लाख। फिर कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 2 3 4। PBDT, PBDT is 175, 2,60,000, 175, 2,60,000, 320 और 150, 3,20,000 और 1,50,000। डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन कितने की मशीन है, 6 लाख, लाइफ 4 साल है, इसका वैल्यू 0 है, तो एवरी ईयर डेप्रीसिएशन इज 1,50,000, 1,50,000 का डेप्रीसिएशन एवरी ईयर। तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स 25,000, 1,10,000, 1,70,000 और नील। इस पे चार्ज करेंगे टैक्स, और टैक्स की रेट यहाँ पर दे रखी है आपको 30%। 30% टैक्स होता है 7,500, 33,000, 51,000 और नील। तो हमें मिलेगा नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मिलेगा 17,500, 77,000, फिर 1,19,000 और नील। ठीक है, अच्छा इसके बाद में कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो डेप्रिसिएशन वापस जोड़ना पड़ेगा 167,500, 2,27,000, 2,69,000 और 1,50,000। पीवी फैक्टर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 0.893, 0.797, 0.712 और 0.636। 1,67,500 मल्टीप्लाई बाय 0.893, 149, 578। 2,27,000 मल्टीप्लाई बाय 0.797, 180,919। 2,69,000 मल्टीप्लाई बाय 0.712, 191,528 and 1,50,000 multiplied by 0.636, 95,400।
टोटल 6,17,424.50। ओके, अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है, एनपीवी कैलकुलेट करना है, राइट। सबसे पहले एनपीवी कैलकुलेट करना है। एनपीवी का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या एग्जाम में? इजी लगा आपको? हाँ तो आते हैं ना एग्जाम में, ये एग्जाम के तो क्वेश्चन है, ये देखो जनवरी 21। और करना है क्या है? हाँ इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते भी हैं, कभी कभी कुछ भारी भी आते हैं। हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इजी आते हैं, बट कभी कभी वो, अब पता नहीं हमारे अटेम्प्ट में भारी आना हो तो बात अलग है ना। हाँ, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। सबसे पहले तो मशीन ए और फिर बी। मशीन ए 818,909 माइनस 8 लाख इक्वल टू 18,909, और मशीन बी 617,424 माइनस 6 लाख इक्वल टू 17,424। हाँ 5 कर दो, ये लीजिए 5 आएगा ना। हाँ ठीक है, ये 5, ये 5। 1 रुपए के लिए माथा पच्ची कर रहा है फालतू की। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। अच्छा, बी पॉइंट आपको क्या पता करना है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, सबसे पहले ए। डिस्काउंटेड पे बैक में आपका आउटफ्लो कितना है, 8 लाख। आपको पीवी को क्यूमुलेटिव करना है। देखो फर्स्ट ईयर 197,353 प्लस 181,716 प्लस 152,368, 3 साल, चौथे साल को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 इयर्स प्लस कितना बच गया, बच गए 2,68,563 डिवाइडेड बाय फोर्थ ईयर की पीवी 287,472, 287,472, 268,563 डिवाइडेड बाय 287,472, 3.934 ईयर। फिर बी में आउटफ्लो है 6 लाख रुपए का। फर्स्ट ईयर 149,578 प्लस 180,919 प्लस 191,528, 522,025, चौथे को जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 ईयर प्लस माइनस 6 लाख कम पड़ गए 7,7,975 डिवाइडेड बाय फोर्थ ईयर की पीवी 95,200, 95,200, 95 सॉरी 400, 95,400, तो ये हो जाएगा 3.817 ईयर। लास्ट हमें पॉइंट क्या रखा है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई। पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, पीआई का फॉर्मूला होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 818,909, 818,909 डिवाइडेड बाय 8 लाख, और बी 617,425, 617,425 डिवाइडेड बाय 6 लाख। तो पहले का पीआई आएगा 818,909 डिवाइडेड बाय 8 लाख इक्वल्स टू 1.0236। दूसरे का 617,425 डिवाइडेड बाय 6 लाख, दूसरे का आएगा 1.0290। अब हमें बताना है कि कौन से मशीन को सेलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ मशीन, सिलेक्शन ऑफ मशीन। अगर आप एनपीवी मेथड काम ले रहे हो तो मशीन ए, क्योंकि उसमें एनपीवी ज़्यादा है या एनपीवी ज़्यादा है। बट आप डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड काम ले रहे हो तो मशीन बी। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड को अगर यूज़ करते हो तो मशीन बी, क्योंकि उसका डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कम है।
अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड को काम लेते हो तो मशीन बी, क्योंकि उसका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ज्यादा है। पीआई, एनपीवी, एआरआर और आईआरआर, ये ज्यादा होने वाला प्रोजेक्ट अच्छा होता है, बट पेबैक और डिस्काउंटेड पेबैक जिसका कम होता है वो प्रोजेक्ट अच्छा होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर हमने कंप्लीट कर लिया 4th। और अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 नवंबर 2017 में एग्जाम में आ चुका है और ये क्रैकर का क्वेश्चन नंबर 6 है। ए फर्म कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। दो प्रोजेक्ट है ए और बी। द फर्म एंटीसिपेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। प्री टैक्स कैश फ्लो, प्री टैक्स कैश फ्लो किसको कहते हैं, अभी आया भी था, कैश फ्लो बिफोर टैक्स। इसका मतलब होता है पीबीडीटी, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स। 5 ईयर 2 लाख आउटफ्लो दे रखा है, फिर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर आपको इनफ्लो दे रखे हैं। इग्नोर टैक्सेशन, अच्छा टैक्स को ही भूल जाओ। अच्छा समझना, आप देखो पीबीडीटी में से क्या करते हैं, डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं। डेप्रीसिएशन माइनस करते तो क्या आता है, पीबीटी आता है। ठीक है, इसमें से टैक्स माइनस करते हैं, टैक्स माइनस करते हैं तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट में डेप्रीसिएशन को वापस ऐड करते हैं तो कैश प्रॉफिट आता है, मतलब कैश इनफ्लो आ जाती है। ठीक है, मान लीजिए आपका पीबीडीटी 2 लाख रुपए, मान लीजिए आपका पीबीडीटी 2 लाख है, आपका डेप्रीसिएशन मान लीजिए 50,000 है, तो आपका पीबीटी कितना हुआ, 150। टैक्स है ही नहीं, तो आपका नेट प्रॉफिट भी कितना हो गया, 150। और डेप्रीसिएशन 50,000 को वापस जोड़ोगे तो आपकी कैश इनफ्लो कितनी आएगी, 2 लाख। मतलब जो पीबीडीटी है वही कैश इनफ्लो आ जाएगा, क्योंकि अगर टैक्स नहीं है तो डेप्रीसिएशन को तो माइनस करके वापस प्लस करना है। तो जो आपका पीबीडीटी है वो ही कैश इनफ्लो है इफ देयर इज नो टैक्स। अगर टैक्स 0 है तो पीबीडीटी को ही हम कैश इनफ्लो कहेंगे, क्योंकि डेप्रीसिएशन को तो आप माइनस करोगे और डेप्रीसिएशन को वापस ऐड कर लोगे, फर्क क्या पड़ा। तो पीबीडीटी इज कैश इनफ्लो 35,000। अच्छा यहाँ पर एक और दे रखा है, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 35,000 विल बी स्पेंट ऑन अकाउंट ऑफ सेल्स प्रमोशन इन ईयर 3। तीसरे साल हम 35,000 रुपये सेल्स प्रमोशन पे खर्च करेंगे, वो अभी यहाँ आया हुआ नहीं है प्रोजेक्ट ए में। दिस हैज नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट इन प्री टैक्स कैश इनफ्लो। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच प्रोजेक्ट। आपको पेबैक, डिस्काउंटेड पेबैक, डिजरेबिलिटी फैक्टर पीआई को कहते हैं, पीआई और एनपीवी कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करें। प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। तो पहले हम प्रोजेक्ट ए की कैलकुलेशन करते हैं, राइट। प्रोजेक्ट ए कैश आउटफ्लो कितना है, ये जो ब्रैकेट में दे रखा है 2 लाख। ईयर 0 का मतलब होता है आज का दिन, ईयर 0 मीन्स प्रेजेंट डे, 2 लाख। अच्छा कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू, ईयर 1 2 3 4 5 कैश इनफ्लो। फर्स्ट ईयर कैश इनफ्लो 35,000, सेकेंड ईयर कैश इनफ्लो 80,000, थर्ड ईयर की जो कैश इनफ्लो दे रखी है 90,000, उसमें से 35,000 आपको सेल्स प्रमोशन का खर्चा माइनस करना पड़ेगा। तो 90,000 माइनस 35,000 इट इज 55,000। हाँ कैश मतलब ये जो प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दे रखा है वही कैश इनफ्लो हो गया, क्योंकि टैक्स नहीं है ना, तो डेप्रिसिएशन माइनस करके भी करना क्या, डेप्रिसिएशन माइनस करके वापस तो प्लस ही करना है, टैक्स तो 0 है बीच में। 50 डेप्रिसिएशन का यूज तभी है जब टैक्स है। डेप्रिसिएशन क्यों माइनस करते हैं, जिससे टैक्स की कैलकुलेशन कर सके। अगर टैक्स ही नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन खत्म, कोई यूज नहीं है डेप्रिसिएशन का, भूल जाओ डेप्रिसिएशन को। हाँ 35, 55, 45 और 20, 45 और 20,000 पीवी फैक्टर, पी फैक्टर। अच्छा टर्मिनल वैल्यू 0 है, टर्मिनल वैल्यू यहाँ पर 0 है। पी फैक्टर की रेट दे रखी है 0.91, 0.91, 0.83, 0.83, 0.75, 0.68 और 0.62। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 35,000 मल्टीप्लाई बाय 0.91
31850, 80,000 multiply by 0.83, 66,400, 55,000 multiply by 0.75, 41,250, 45,000 multiply by 0.68, 30600 और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.62, 12,400 और इसकी टोटल होती है 1,82,500। प्रोजेक्ट बी की कैलकुलेशन भी लिखते हैं। कैश आउटफ्लो इक्वल्स टू, कैश आउटफ्लो यहां भी 2 लाख है और कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 2 3 4 5। कैश इनफ्लो फर्स्ट ईयर 2,18,000, 2,18,000 पहले साल, फिर 10,000, फिर 10,000, उसके बाद 4,000 और 3,000, 4,000 और 3,000। पीवी फैक्टर 0.91, 0.83, 0.91, 0.83, 0.75, 0.68 और 0.62। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो 2,18,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.91 से, इट इज 193,380। 2,18,000 मल्टीप्लाई बाय 0.91, 198,380। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 0.83, ये तो बिना कैलकुलेटर भी हो सकता है, अगला वाला भी हो सकता है बिना कैलकुलेटर, 7,500। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 0.68, इट इज 2,720 और 3,000 मल्टीप्लाई बाय 0.62, इट इज 1,860 और इसकी टोटल होती है 2,18,760। ओके, चलिए क्या कैलकुलेट करना है सबसे पहले पॉइंट में, पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है। पे बैक पीरियड सबसे पहले प्रोजेक्ट ए का, प्रोजेक्ट ए में आउटफ्लो है 2 लाख, इनफ्लो फर्स्ट ईयर कितनी है 35,000, 35,000 की इनफ्लो है फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की 80,000, थर्ड ईयर की 55,000, फोर्थ ईयर की जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा तो 3 साल पे रुक जाते हैं, 3 साल प्लस 30,000 बाकी बच जाते हैं और फोर्थ ईयर में है 45,000, तो ये होता है 3.67 ईयर। बी, प्रोजेक्ट बी में 2 लाख इन्वेस्ट, पहले साल ही 2,18,000 से ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब 2 लाख से ज़्यादा आ रहे हैं, 2,18, तो 1 साल से कम है, तो सीधा ऐसे करो 2 लाख और पहले साल 2,18,000, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 2,18,000, 0.917 ईयर, 1 साल से भी कम पे बैक पीरियड है। सेकंड आपसे क्या पूछा है, सेकंड आपसे क्वेश्चन में कह रखा है डिस्काउंटेड पे बैक निकालो, चलिए ठीक है, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, पहले प्रोजेक्ट ए, इसमें प्रेजेंट वैल्यू को क्यूमुलेटिव करना पड़ेगा, 2 लाख आउटफ्लो है तो 31,850 प्लस 66,400 प्लस 41,250 प्लस 30,600 प्लस, अच्छा यहाँ पर पीवी ऑफ कैश इनफ्लो की टोटल ही 2 लाख से कम है, तो 2 लाख कहाँ से आएगा, तो इसका मतलब है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि निकल ही नहीं सकता। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो की टोटल ही 2 लाख से कम है, तो यहाँ तो हो सकता है, यहाँ तो हो जाएगा, फर्स्ट ईयर 198,380, सेकेंड ईयर को जोड़ेंगे तो पहले साल को यहाँ कर लेते हैं 1 ईयर, 1 ईयर कितना कम पड़ गया, 1,620 कम पड़ गए और सेकेंड ईयर में 8,300, 8,300,
1620 divided by 8300, 1.195 ईयर, 1.195 ईयर। हाँ, उसका तो डिस्काउंटेड पेबैक निकल ही नहीं रहा है ना, प्रेजेंट वैल्यू की टोटल ही नहीं आ रही है 2 लाख। तो डिसेबिलिटी फैक्टर पीआई कैलकुलेट करना है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीआई का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा पहले तो, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ए, पीवी ऑफ कैश इनफ्लो 182,500, 182,500 डिवाइडेड बाय 2 लाख, और बी में 2,18,760 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 182,500 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 0.9125, 218,760 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 1.0938। लास्ट, और लास्ट है आपका एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। आपको केवल कैलकुलेशन करनी है, ये नहीं बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है। एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एनपीवी इक्वल्स टू पीवी ऑफ कैश इनफ्लो माइनस पीवी ऑफ कैश आउटफ्लो। ए 182,500 माइनस 2 लाख, नेगेटिव आ रहा है, माइनस के 17,500, और बी में 218,760 माइनस 2 लाख प्लस मारा है 18760। ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, करेक्ट। हाँ, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करें। अभी तो कैपिटल बजटिंग में हमें बहुत सारे और क्लासेस लेनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, टेक केयर।